दोस्तों नमस्कार। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4, जो बुक बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी है, हु आर द शूद्रास। उसका हम चैप्टर नंबर 4 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 तक हमने देखा कि अभी तक हमें कुछ पता नहीं लगा है कि शूद्र कौन थे, शूद्रों को चौथे वर्ण में कैसे रखा गया, लेकिन उनकी स्थिति और उनके ऊपर रूल एंड रेगुलेशन की हमने चर्चा कर ली। अब हम शूद्र और आर्य इन दोनों के बारे में एक बार, इन दोनों के रिलेशन के बारे में एक बार हम जो है, इनके रिलेशन कैसे रहे हैं, जो थ्योरीज हैं इनके बारे में कि आर्यन बाहर थे, उनके बारे में हम यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन में चर्चा डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो आते हैं। तो अभी तक हमने जो है वेदों में देखा, उनके जो लिखे गए लिटरेचर से ब्राह्मण से, उसमें देखने की कोशिश की कि भाई वहाँ पे आर्यों का जो है ओरिजिन देखने की कोशिश की और शूद्रों का ओरिजिन देखने की, लेकिन हमें कुछ मिला नहीं। अब हम जो है जो वेस्टर्न राइटर है उनके पास चलते हैं। तो वेस्टर्न राइटर ने आर्यन का क्या ओरिजिन दिया, शूद्रों का क्या ओरिजिन दिया, तो वहां से एक बार हम वेस्टर्न आइडियाज को एक बार देखते हैं। तो इसमें है कि वेस्टर्न आइडियाज में जो है, सभी जो वेस्टर्न लिटरेचर की जो बुक्स है, जो भी वेस्टर्न जो राइटर्स हैं, उन्होंने कुछ बिंदु है जहाँ पे उन्होंने एक मत दिखाया है। वो भी अलग अलग राय है आर्यन के बारे में उनकी भी, लेकिन कुछ कॉमन पॉइंट्स है जिनमें वो एक बार सहमत है। वो कॉमन पॉइंट्स ये कि आर्य द्वारा वैदिक साहित्य की रचना की गई। आर्य जाति बाहर से आई जिसने भारत पर आक्रमण किया, अतिक्रमण किया। ये वेस्टर्न कंट्रीज पे सहमत है। भारत के मूल निवासी दास और दस्यु थे जो आर्य जाति से भिन्न थे। आर्य गोरे थे और दास और दस्यु जो है काले लोग थे। श्याम मतलब काले लोग। और आर्यों ने दास और दस्यु को विजय वर्जित किया, मतलब आर्यों ने दास और दस्यु को जीत लिया, उनके ऊपर उनके ऊपर कॉन्कर कर लिया। दास और दस्यु पराजित होने के बाद पर दास बना लिए गए और वो शूद्र कहलाए, ये बोलते हैं वेस्टर्न लोग। अब काले रंग के पक्षपाती आर्यों ने चतुर्वर्ण व्यवस्था को जन्म देकर गोरंग और गोरे रंग और काले रंग की जातीय भेदभाव को सर्वदा के लिए अलग जो है कर दिया। मतलब काले गोरे थे तो उन्होंने क्या, चार वर्ण बनाए और काले गोरों को जो है पीछे रखा और उसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने अधिकार तीन ऊपर रख दिए, और काले जो शाम लोग थे शूद्र, उनको जो है बिना अधिकार के कर दिया। और उस जो रेशियल जो मतलब जो रंग भेद था उसको उन्होंने दूर कर दिया और इस पे बात ले आए। ठीक है, तो ये चीज जो है इन चारों लोगों ने, सॉरी इन वेस्टर्न कंट्रीज के राइटर्स ने कहा है। ठीक है, अब इसको हम एग्जामिन करते हैं कि भाई ये क्या इन्होंने कही हुई चीज सही है या गलत है। तो इन्होंने कहा है, पहली बात तो आर्यन एक रेस है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेस क्या होती है। ब्रीड या रेस जो होती है, रेस क्या चीज होती है। तो एंथ्रोपोलॉजी आपने पढ़ी होगी, तो उसमें एक जो है ब्रांच होती है एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री उसमें हम जो है ये चीज पढ़ते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कैसे पहचाना जाता है कि वो किस रेस का है। इसके लिए एक साइंस है पूरी, उसमें आपके जो इस आप यदि अ, मर भी गए हो तो उससे पता लगाया जाता है कि आप किस रेस से जो है ताल्लुकात रखते हो। तो एंथ्रोपोमेट्री एक साइंस की, ये एंथ्रोपोलॉजी की एक ब्रांच है, साइंटिफिकल स्टडीज करती है। साइंटिफिकल स्टडीज कैसे करती है, रेस होने के लिए किसी भी एक मतलब जाति या फिर रेस होने के लिए चार चीज प्रमुख है। किसी भी रेस के लिए चार चीज जो है अहम होती है। एक होती है जो उसका हेड, जो उसका मस्तिष्क है, जो उसका ऊपर का जो गर्दन या मस्तिष्क कहेंगे, उसका जो बनावट होती है उस पर। दूसरा होता है उसके बाल और आँखों के रंग पर होता है। तीसरा उसकी जो है आँखों के रंग पे होता है और स्किन के रंग पे होता है। और चौथा होता है कि बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे लंबे लोग जो है आपको जो है अफ्रीका में बहुत मिलेंगे, लेकिन चाइना की तरफ जाओगे तो लंबे। अब आप ये देखिए, आप ये मत बोलिए कि आप इंडिया में जम्मू में, आप ये इंडिया में हरियाणा में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, तो आप तमिलनाडु के लोगों से अलग है। नहीं, वो कम्युनिटी डिफरेंस है। आपकी जो है वहाँ पे रंग, आपके काला रंग या फिर जो आपका ब्लैक लोग आपके राजस्थान में मिल जाएंगे, और जो व्हाइट लोग हैं तमिलनाडु में मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उनका जो है रेस अलग है, वो जो है अलग रेस के हैं। तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, वो इसलिए होगा क्योंकि आपकी लैंग्वेज अलग है। लैंग्वेज से डिसाइड नहीं होती है रेस। आप पैदा यहाँ हुए हो, मान लो अमेरिका में ले गए तो आप अमेरिकन सीख लिए, तो आपको अमेरिकन नहीं बोल देंगे, आपकी ब्रीड तो यहीं की रहेगी, आपकी जो रेस है वो यही रहेगी। समझ रहे? तो इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि वो लैंग्वेज बोल रहा है तो वो डिफरेंट है। नहीं, इज अ डिफरेंट कम्युनिटी देन। ठीक है, तो जब एंथ्रोपोमेट्री में इस चीज़ का स्टडी की गई,
कि जो है उनके शरीर की बनावट क्या है, त्वचा का रंग क्या है, बालों का रंग क्या है, आँखों का रंग क्या है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। तो इस पे इस चीज़ पे हम एक वेस्टर्न साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला है कि उनका नाम है प्रोफेसर रिप्ले। उन्होंने यूरोपियंस, जो यूरोप में रहने वाले लोग हैं, उनको 3 जातीय 3 रेसों में बाँटा है। एक तो ट्यूटोनिक, एक एल्पाइन और एक मेडिटेरेनियन। अब देखो, ट्यूटोनिक का भी लंबा सिर होता है और मेडिटेरियन का भी लंबा सिर होता है। अल्पाइन का गोल सिर होता है। तो ये देखो, यहाँ पे सिर और लंबा बाल, और इसके आधार पे इन्होंने जो है यूरोपियन कंट्री के लोगों को बांटा हुआ है ये तो। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, लंबा सिर दो दो यूरोपियन कंट्री में भी लंबा सिर दो रेसों के लिए, एक तो मेडिटेरियन, एक ट्यूटोनिक। ये चीज आगे काम आएगी, अभी हम देखेंगे। तो अब इसी आधार पे जो है उन्होंने जो है इंडियंस को कितनों में बांटा है। जब वो ये तो यूरोपियंस को उन्होंने बांट दिया, अब इंडियंस को उन्होंने जो है कितनों में बांटा है, ये भी पूछना चाहिए। ठीक है। तो उन्होंने ये कहा है कि जो आर्यंस है, जो इंडिया में रहने वाले आर्यंस है, उनका जो हम जब एंथ्रोपोमेट्री से स्टडी करेंगे, तो उनकी जो उनका उनका ये जो लंबा सिर, सीधी पतली नाक, लंबा चेहरा, तीखे नक्श, लंबा छलछला कद और सुगुष्ट बलिष्ठ शरीर, ये मैच करता है यूरोपियन के टिटोनिक और एल्पाइन से। ठीक है। लंबा सिर उनका मैच करता है यूरोपियन, टिटोनियन और मेडिटेरियन से। लंबा सिर की जो ये एक कंडीशन है, वो इन दोनों में मैच करती है। ठीक है। तो ये तो मिस्टर प्रोफेसर रिप्ले ने कहा है। और दूसरा जो एक वेस्टर्न 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 प्रोफेसर है, मैक्स मूलर, उन्होंने जो है इनकी जो लैंग्वेज है आर्यंस की, उनकी लैंग्वेज को पकड़ा और उनकी लैंग्वेज में कुछ शब्द पकड़े, उन शब्दों की खोज की अलग अलग लिटरेचर्स में। तो जो मैक्स मूलर है, वो उन्होंने अपनी एक बुक साइंस ऑफ लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज की स्टडी करते। तो उन्होंने बोला कि इनकी जो भाषा है, इसका एक वर्ड एरा, एरा, ये एरा जो है मनु की बेटी थी। ठीक है। ऐसा ऋग्वेद में लिखा है। उस शब्द को जब मैंने खोजा, तो मेरे को ग्रीक लिटरेचर में ये शब्द मिला। और वैश्य शब्द जो है वो ग्रस्त के पर्याय विश से उत्पन्न हुआ है। ठीक है। और आर्य और ईड़ा का जो मतलब देखा, तो ईड़ा का मतलब होता है ज्योति या खोदी हुई भूमि। ठीक है। और आर्य का अर्थ भूमि जोतने वाला होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आर्य ने अपने नाम का चयन किया होगा, किया होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जब वो मैक्स मुलर ने इनकी लैंग्वेज को पकड़ के इनके शब्दों को किसी और लिटरेचर में, ग्रीक लिटरेचर में ढूंढना शुरू किया, तो उनको वहां से जो है ये सब चीजें मिली कि भाई इनका जो एरा एरा जो मनु की बेटी का नाम एरा था, वो मुझे ग्रीक लिटरेचर में मिला, जिसका मतलब जो है खोदी हुई जो भूमि होती है। और उसके बाद वैश्य जो वर्ण है, उसका भी इन्होंने विवरण देखा। तो इसके बाद दो मत आए, दो जो है विचार आए इन सब चीज़ों को स्टडी करने के बाद। पहला पहला ये तो कि भाई आर्य लोग एक रेस है, जिसकी शरीर की संरचना लंबे जो है सर से की जा सकती है, जो कि मेडिटेरेनियन में भी हो सकता है और टुटोनी भी हो सकता है। ठीक है। और दूसरी, मैक्स मुलर ने ये बोला कि भाई आर्य एक लैंग्वेज है, और ये जो है एक कोई रेस नहीं है, इट्स लैंग्वेज विच इज एक कम्युनिटी के अंदर बोली जाती थी, और उसी कम्युनिटी को आर्य बोल दिया गया। ठीक है। तो ये दो विचार है। ठीक है। अब जो ये कहा जाता है कि इनका लंबा सिर होता है, तो लंबा सिर तो मेडिटेरेनियन का भी होता है, टेटोनिक का भी होता है। अब इनमें से कौन से आर्यन थे, ये भी नहीं पता लग रहा है। ठीक है। लेकिन अभी इनकी लैंग्वेज पे थोड़ा सा, मतलब इन दोनों को यदि हम देखेंगे, तो इन दोनों से हमें कोई स्पष्ट मत नहीं मिलेगा। बस सिर्फ इतना ही होना काफी है कि आर्यों की लंबा जो उनका सिर था, उसी का होना काफी है कि वो घोषित कर दिया जाए कि भाई वो जो है बाहर से आए। नहीं, अभी हमें और देखना पड़ेगा। ठीक है। तो अब ये देखो कि जो आर्य शब्द है, जो ऋग्वेद में एक तो आर्य भी लिखा हुआ है, एक आर्य भी लिखा हुआ है। ठीक है। आर्य का मतलब क्या होता है और आर्य का मतलब क्या होता है, देखो। ये जो आर्य शब्द है, ये 88 बार उपयोग में हुआ है, जिसका मतलब होता है शत्रु या संप्रभात नागरिक या भारत देश का नाग या स्वामी वेश्या अथवा नागरिक में का है। ठीक है। और आर्य शब्द का प्रयोग 31 बार हुआ है। किंतु इन्होंने ऋग्वेद में कहीं भी आर्य को जाति नहीं बताई है अपनी। आर्य को इन्होंने सिर्फ आर्य कहा है। इन्होंने अपने आप को कोई जाति या रेस घोषित नहीं किया है।
और ना ही ऋग्वेद में ये घोषित किया है कि हमने जो है यहाँ पे आक्रमण किया और इनको विजय पा लिया। ऐसा कुछ भी हमने घोषित नहीं किया, इन्होंने ऋग्वेद में घोषित नहीं किया है, ना हमने उसको पढ़ा है ऐसा घोषित होते हुए देखे। तो अब बात आती है कि भाई ये जो है अ, इन्होंने लिखा भी नहीं है कि आर्य कोई जाति है। और आर्यों की सिर्फ इस बात को कहना कि उनका लंबा सिर है तो वो बाहर से आए थे, लेकिन उन्होंने आक्रमण करके उन्होंने अपनी किताबों में ये नहीं लिखा कि उन्होंने जो है यहाँ के लोगों को कॉन्कर कर लिया। ये एक मतलब पहली सी बूझ रही है हमें, समझ रहे हो? पहली बात तो लंबा सिर ठीक है, वो मान लेते हैं, लेकिन लंबा सिर भी दो का है, मेडिटेरेनियन और प्लेटोनिक का है, ठीक है। और यदि मान लीजिए ये भी मान लिया जाए कि वो यहाँ आए थे तो उन्होंने उन्होंने जो है दस दास और दस्यु को विजय किया, तो उन्होंने कॉन्कर किया, तो उन्होंने लिखा नहीं है ऋग्वेद में ऐसा, ठीक है। चलो मान भी लेते हैं कि उन्होंने जो है वो आए थे और कॉन्कर कर लिया था। अभी इस बात पे आएंगे कि वो कहाँ से आए थे। चलो उनको इस बात को भी तो बताना पड़ेगा कि कहाँ से आए थे। पहली बात तो कहा जाता है कि वो जो है कई थ्योरीज है इस बारे में कि वो कहाँ से आए थे। पहले तो हमने ये देखा कि उनके लंबे सिर होने का प्रमाण भी दो दो रेस में पाया जाता है। एक तो मेडिटेरेनियन और एक ट्यूटोनिक, ये दो रेस है। अब इनमें से कौन आर्यन है भाई, हमें ये भी नहीं पता है, अभी भी ये नहीं पता कौन आर्यन है। अब इसके बारे में हम जा रहे, इसके बाद हम ये पूछ रहे कि भाई कि वो कहाँ से आए थे। अभी तक आंसर नहीं मिला है हमें कि आर्यंस कौन है। हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं लेकिन थ्योरीज में लूप होल है सब, समझ रहे हो? एक कह रहा है कि लैंग्वेज है, ठीक है, एक इसको जो है मैक्सिमम लोग कहते हैं कि लैंग्वेज के रूप में इसको लो, और एक जो रिपल कहते हुए कहते हैं कि ये जो है लंबे सर वाले हैं, तो मेडिटेरियन होंगे। क्यों भाई, टेटोनिक क्यों नहीं हो सकते, उनके भी तो लंबे सर थे। चलो के मान लेते हैं कि वो बाहर से आया था। अब ये बताओ बाहर से कहाँ से आए थे। तो कई लोग कहते हैं कि जो वेस्टर्न राइटर्स है वो कहते हैं कि ये एक तो जो है वेस्ट जर्मनी से आए थे, ये जर्मनी, ये वेस्ट जर्मनी से आए थे, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि ये ब्लैक सी से आए थे। ब्लैक सी कौन सा, इसके इसके चारों ओर यहाँ से, ये ब्लैक सी के यहाँ से आए थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये कॉकेकस कॉकेकस जो पर्वत है उनके आसपास के जो क्षेत्र है वहां से आए थे, ये यहाँ से। इसका मतलब ये वाला एरिया पूरा, ठीक है। और कुछ लोगों का कहना है, उन कुछ लोग में बाल गंगाधर तिलक ही बोलते हैं कि वो हम लोग अंटार्कटिका से आए थे, यहाँ से। अब बाल गंगाधर तिलक ने अपनी थ्योरी को एस्टेब्लिश करने के लिए क्या कहा कि हमारे जब हम उस स्थान से आए थे जहाँ पे छः छः महीने दिन होते और छः छः महीने रात होती, तो भैया और वो उन्होंने उस चीज को कहा कि ये जो है दिव्य शक्ति थी, दिव्य शक्ति थी हमारे यहाँ जो 6 महीने रात करती है, 6 महीने दिन करती थी। पहली बात तो आप देखेंगे तो जो पृथ्वी है उसके घूमने के, उस सूर्य के जो चारों तरफ वो घूमती है, तो नॉर्थ और साउथ पोल है, ये नॉर्थ है ऊपर और ये नीचे जो है हमारा साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल में 6 महीने दिन होता है, तो 6 महीने यहाँ रात होती है, यहाँ 6 महीने रात होती है, यहाँ तो ये एक जो है नेचुरल अकरिंग फिनोमिना है ड्यू टू रोटेशन एंड टिल्टेशन ऑफ अर्थ। जैसे सर्दी गर्मी आती है वैसे ही यहाँ पर भी दिन रात आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि अर्थ का एक्सिस टिल्टेड है और वो सूर्य के चारों ओर घूम रही है, इस कारण से आती है वो। और इस चीज को जो है बाल गंगाधर तिलक ने अपनी थ्योरी में देवी शक्ति बताकर एस्टेब्लिश कर दिया। चलो मान लेते हैं कि अंटार्कटिका से आए थे आप, ये भी मान लेते हैं, चलो। अब इस मानने के बाद हमें ये बताइए कि आपके जो ऋग्वेद है उसमें सबसे ज्यादा जो वर्चस्व जिसको दिया गया है वो है घोड़ा। अंटार्कटिका पे हमें कहीं घोड़ा नहीं मिलता है। अश्वमेध यज्ञ में आपने घोड़े का जिक्र कर रखा है, आपने जो है चलने के लिए घोड़े के यूज का उपयोग कर रखा है, तो आपके अंटार्कटिका में कहीं भी घोड़ा या हॉर्स के जो है एविडेंस नहीं मिलते। अंटार्कटिका में आपने कहीं देखा है घोड़ा चलते हुए? वहाँ तो पेंगुइन, भालू, ये व्हाइट बियर होते, व्हाइट पोलर बियर जो होते हैं वो घूमते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बाल गंगाधर तिलक थी उनकी थ्योरी भी फेल हो जा रही है। अब बची बात कि ये मेडिटेरेनियन से आए थे या फिर ब्लैक सी से आए थे या फिर कॉकेकस से आए थे, तो इस बात पे भी आगे जाएंगे हम, ठीक है। अब वो कहते हैं ना कि हम लोग बाहर, ये लोग वेस्टर्न राइटर कहते हैं कि ये लोग बाहर से आए थे, तो इस चीज को बाहर से आए थे, अब मान लेते हैं कि वो यहाँ कहीं से आए थे बाहर से, उन्होंने इन्वेड किया, ये जो है भारत पे इन्वेड किया, ये चीज हम उनकी मान लेते हैं। मान लो कि वो टिटोनिक या मेडिटेरियन वाले क्षेत्र से थे, और मान लो कि दोनों रेस का कॉम्बिनेशन, दोनों रेस थे वो जो है मेडिटेरियन टोटोनिक लंबे सिर वाले दोनों रेस थे, और बाहर से आए और इंडिया पे उन्होंने आक्रमण किया। तो जो है
इंडिया पे यदि आक्रमण किया तो यहाँ पे रहने वाले जो लोग थे मूल निवासी, उस वक्त तो इनके मूल निवासियों को दास और दासियों कहा जाता था, दास और दस्यु। ठीक है। तो दास और दस्यु के बीच और आर्यन के बीच तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा। तो ऋग्वेद में जब हम पढ़ते हैं तो ऋग्वेद में ये दिखता है कि जो नदियों को संबोधन किया है, उसमें संबोधन में मेरी गंगा, मेरी जमुना और मेरी सरस्वती का है। यदि वो इन्वेड्स करके आए थे तो कैसे किसी और के धरती की जो जमीन है उसको मेरी जमुना और मेरी गंगा और मेरी सरस्वती कह सकते, चलो मान भी लेते, कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मान भी लेते कि वो जो है कह सकते हैं। लेकिन ऋग्वेद को जब हमने पढ़ा तो ऋग्वेद में ये दिखा कि कोई भी मिलिट्री मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन का उसमें कोई जिक्र नहीं है दास और दस्युओं में। छोटे मोटे झगड़ों का उल्लेख है, लेकिन कोई भी मिलिट्री कि हाँ हमने इन पे आक्रमण किया, इस तरह का कोई संकेत नहीं है ऋग्वेद में। अभी तक हम ऋग्वेद को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। और रिलीजियस कॉन जो है ये इनका एक रेशियल कॉन्फ्लिक्ट इसमें इसमें इनके जब ऋग्वेद में हमने पढ़ा तो ऋग्वेद में कहीं भी जाति या फिर जो रंग भेद का ऐसा इतना व्याख्या रूप में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि दासों से जो है इसलिए नफरत की जाए कि जो है वो काले रंग के। तो रंग भेद का जो एक एविडेंस यदि हम खोजने चाहेंगे ऋग्वेद में तो वो भी नहीं मिल रहा है हमें, ठीक है। लेकिन लेकिन इस बात के एविडेंस मिल रहे हैं कि जो दास और दस्यु थे वो रिचुअल्स नहीं करते थे, और वो जो है ब्राह्मणिकल जो ये रिचुअल्स करते, पूजा पाठ इन सब में नहीं करते थे, यज्ञ भी नहीं करते थे दास एंड दस्यु। और उनके रिलीजियस डिफरेंस थे आर्यंस एंड दास एंड दस्यूज के। दास और दस्यु एक ही है। आर्यंस और जो यहाँ के दास और दस्यु थे उनके बीच में एक रिलीजियस वॉर था। रिलीजियस वॉर इज काइंड ऑफ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट था। वॉर मतलब इज नॉट कि हाँ वो जो है तलवार लेके लड़े, नहीं, तलवार लेके नहीं लड़े, कॉन्फ्लिक्ट था। अब इस बात के कैसे जो है अब आप कहेंगे ऋग्वेद में इस बात के सबूत है। हाँ, इस बात के सबूत है। ऋग्वेद में जो है मंत्र 22 10वें मंडल के 22 के 8वें पक्ष में कहा गया है कि हम दस्यु जातों के मध्य रहते हुए न तो यज्ञ करते हैं, न ही किसी की भक्ति, उनके संस्कार अनुष्ठान भी नहीं करते, अतः वे मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। हे शत्रु विनाशक, दासों का नाश करो। ये लिखा गया है। कहाँ लिखा गया है? तो इससे दिख रहा है कि उनके आर्यंस के बीच में और दासों के बीच में एक रिलीजियस एक रिचुअल्स फाइट थी कि वो रिचुअल नहीं करते थे, ना ही वो किसी को रिचुअल्स करने देते थे। ठीक है। ये जो है आ, ये ऋग्वेद में इसके प्रमाण मिले। ठीक है। अब इस बात को आप सोचो कि आर्यन बाहर से आए और उन्होंने दास और दस्यु पे हमला करके उनके ऊपर विजय हासिल कर ली। मान लो कि वो बाहर से आए, उन पे विजय हासिल कर ली, तो ये दोनों साथ में कैसे रह रहे थे? ऋग्वेद में ये क्यों लिखा है कि वो दोनों साथ में एक साथ पैरेलल जो है रह रहे थे, और जो आर्यंस है वो उनको गाली दे रहे थे कि भाई रिचुअल्स नहीं करते। यदि उन्होंने उन पे विजय करी होगी तो वो उनको स्लेव बनाते या फिर उनसे रिचुअल्स कराते, बट वो रिचुअल्स कर ही नहीं देते। मतलब दो पैरेलल जो है एक संरचनाएं थी। समझ रहा हूँ, दो पैरेलल संरचनाएं थी। दास एंड दस्यु की भी एक जो है ऋग्वेद के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ मैं, अपने अकॉर्डिंग नहीं कह रहा। ऋग्वेद में ये लिखा है कि दास और दस्यु भी पैरेलल थे। जो आर्यंस की जो रिचुअल्स थे वो भी पैरेलल थे, और दास और दस्यु का भी जो आइडियोलॉजी पैरेलल चल रही थी। ठीक है। तो इस बात का यदि हम कहें कि बाहर से आए और इन्वेड कर गए और जो उनको जीत लिया, तो फिर इस बात का कोई महत्व नहीं है ऋग्वेद में। तो दोनों जो है एक दूसरे का कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं। एक तो ये बाहर से आने की थ्योरी, और एक ही जो ऋग्वेद में लिखा है। ठीक है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि जो ये श्लोक है, ये जो आप श्लोक देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा अच्छे से, ये श्लोक नंबर लिखा हुआ है सब, कि जो है इनके बीच में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है। और ऋग्वेद में इस चीज का भी एक जिक्र है कि इन्होंने अपने दास और दस्यु ने आर्यों के साथ संघर्ष किया, लेकिन शांति बनाने के लिए भी इनके दोनों के बीच समझौते हुए। इस बात का प्रतीक ऋग्वेद के मंत्र 5 के 33 में, इन सब जो ये आप देख रहे हैं इसमें 5 के 33 एंड 6 के 7 के 83 1 में, इन सब में लिखा हुआ है कि दास और दस्यु आर्यंस तीनों मिलकर
एक संयुक्त शत्रु से भी युद्ध किए हैं और इनके बीच में आपसी समझौते भी हुए शांति रखने के लिए। ठीक है, तो ऋग्वेद में ये लिखा है कि भाई इनके बीच में समझौते भी, उन्होंने एक कॉमन एनिमी से भी लड़ा और इनके भी आइडियोलॉजी भी पैरेलल थी। तो ये कहा जा रहा है कि वो आए और इनके ऊपर विजय हासिल कर ली और ये शूद्र बन गए। ये कन्फ्रंटेशन है। अभी कन्फ्रंटेशन चल रहा है, वो आए और विजय कर ली तो सब शूद्र बन गए, लेकिन यहाँ कह रहा है कि दास और दस्यु जो है एक साथ रह रहे थे और उनके बीच में जो है रिलीजियस और रिचुअल्स कॉन्फ्लिक्ट था, ना कि कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी तक जो है ये थ्योरी बाहर से आने वाले की और उनके ऊपर जो है शासन करने की जो थ्योरी है वो अभी तक जो है एस्टेब्लिश नहीं हुई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई इसी थ्योरी को लेके आगे बढ़ रहे हैं कि वो आए और इन पे विजय हासिल कर ली और जो है वो सफेद लोग थे और ये काले लोग थे, तो उस चीज को छिपाने के लिए इन्होंने वर्ण व्यवस्था स्थापित की। ठीक है, इसी चीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं अभी हम। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज की थ्योरी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम इस इसको आगे लेके बढ़ते हैं तो इस चीज में हम देखेंगे कि रंग भेद कहाँ दिखता है भाई उनमें, ये भी देखना पड़ेगा हमें। तो हमने जो है इस चीज को मान लिया कि वो बाहर से आए और उन्होंने रंग भेद करने के लिए जो है चार वर्णों की स्थापना की, तो रंग भेद दिखना भी चाहिए। तो ऋग्वेद में दास और दस्यु के जो लक्षण बताए गए वो बताए गए मृदावक और अनास। इन दोनों का मतलब होता है जो जो अच्छी भाषा नहीं बोल सकता, जो मतलब जो भाषा मृदु मतलब अच्छी नहीं होती, वो मृदु मतलब गाली का मतलब नहीं है यहाँ वो गाली दे रहा है, इट्स काइंड ऑफ रूड टॉकिंग, इट्स काइंड ऑफ रूड टॉकिंग। ये जो है उनके लक्षण है दास और दस्यु के। ये ऋग्वेद में का है। और ऋग्वेद में दास को श्याम लोग, काले लोग का है। ठीक है, लेकिन ये जो एक ये जो ये जो कहा गया है कि ये जो कहा गया है कि दास कुशाग्र है, ये एक ही बार कहा गया है ऋग्वेद में। अब एक ही बार क्या गया है कि दास जो है वो काले रंग के। अब इस काले रंग के कहने के पीछे उनके पीछे घृणा भरनी थी, या उनको जो है एक उनके एक 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 सिंबलिज्म की तरह कहा गया है। ठीक है, इस बात का उसमें कोई उल्लेख नहीं है ऋग्वेद में, कि ऋग्वेद में कहा है कि वो काले लोग हैं, लेकिन इस बात को नहीं कहा गया कि उनसे घृणा के मतलब इस बात का कोई उसका हम जब इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं तो इससे ये नहीं पता लग रहा है कि उसमें रंग भेद के लिए जो घृणा पैदा की जाती है तो उसके अकॉर्डिंग लिखा है कि नहीं लिखा है, या फिर उनको एक सिंबोलिज्म देने की तरह लिखा है कि नहीं लिखा है, ये बात नहीं लिखा है, लेकिन शाम लोग एक ही बार लिखा है। ठीक है, शाम लोग एक ही बार लिखा है। ठीक है, अब इन सब चीजों का हमें जो है उत्तर नहीं मिल रहा है कि वो काला लोग लिखने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था, घृणा भरना था या फिर उनको एक सिंबोलिज्म देना था। तो इनका हमें उत्तर नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब हम ऋग्वेद के श्लोक पे चलते इस पे। इसमें कहा है कि हे व्रजी तुम दासों को आर्य बनाया, अपनी शक्ति से बुरे को अच्छा बनाया, हमें भी वे शक्ति दो जिससे हम शत्रुओं का विजय पा सके। उसके बाद अगला श्लोक है, इंद्र कहते हैं मैंने दस्यु को आर्य संबोधन से वंचित कर दिया। ठीक है, तीसरा है, हे इंद्र हमें मालूम करो कि आर्य कौन है, दस्यु कौन है, इसको पृथक करो। इन तीनों से, ये ऋग्वेद के ये इन तीनों से हमें ये पता लग रहा है कि उनके बीच में रंगभेद नहीं था। ये बोल रहा है, हे इंद्र हमें पता करो कि आर्य कौन है और दस्यु कौन है। पहली बात, मैंने दस्यु को आर्य संबोधन से वंचित कर दिया। ठीक है, और इसमें दिख रहा है कि आर्यों को दस्यु को आर्य बना दिया गया। अब इसमें कहीं भी रंग भेद नहीं दिख रहा है। इससे प्रतीत हो रहा है कि आर्य और दस्यु जो है वो जातीय भेद नहीं था, वो जातीय भेद के आधार पे नहीं था, और दास्यु आर्य बन सकते थे और बनाया भी गया था, इसमें इससे प्रतीत होते हैं। ठीक है, और इंद्र को इसीलिए दास और दस्यु को आर्यों से अलग करने के लिए कहा गया था, ऐसा ऋग्वेद में लिखा है। लेकिन हर एक, आप किसी वेद को सच मत मानो, उसको आप एग्जामिन करो। अभी हम इसी थ्योरी को एग्जामिन कर रहे हैं कि रंग भेद पे आधारित था वर्ण सिस्टम। ठीक है, अभी इसी थ्योरी को एग्जामिन कर रहे हैं। लेकिन रंग भेद उन्होंने ऋग्वेद में एक बार उनको काला लोग कहा है, बिल्कुल कहा है, लेकिन उनका इंटरप्रिटेशन हमें अभी पता नहीं लग रहा है कि उन्होंने जो है घृणा के लिए कहा है कि किसके लिए कहा है। उसके बाद जब हम आगे बढ़े उनके ऋग्वेद में पढ़ा तो उन्होंने कहा, देखा कि आर्य और
दस्यु एक दूसरे में इंटरऑपरेबल हो रहे हैं। उसके बाद इनको अलग भी किया गया है। उसके बाद जो है इनको आर्यों से संबोधन करने से वंचित किया गया। तो इससे अभी हमें पता नहीं लगा कि वो रंग भेद कर रहे कि नहीं कर रहे। ठीक है, अभी भी हमें पता नहीं लगा कि रंग भेद कर रहे कि नहीं। और ये जो है जातीय आधार पे नहीं था, ये एक चीज जातीय आधार पे नहीं थी। जातीय भेदभाव नहीं था दस्यु और आर्यों में जातीय भेदभाव पे नहीं था। ठीक है, ये हमें अभी पता लग गया क्योंकि आर्य और दास एक दूसरे में गए थे, दास आर्य बने थे। लेकिन आर्य दास नहीं बने थे। आप सोच रहे हो, आर्य दास नहीं बने थे लेकिन दास आर्य बने थे। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब हम इसको जो है एक बार फिर से एक बार हम इसमें देखने की कोशिश करते हैं कि इन परिकल्पनाओं को जब हमने किया कि आर्य बाहर से आए थे और उन्होंने आक्रमण किया, दास दस्यु को जो है उन्होंने बंदी बना के शूद्र बना दिया, वेस्टर्न थ्योरी ये कहती है। तो और उसके बाद रंग भेद को छिपाने के लिए उन्होंने वर्ण सिस्टम बनाया। ठीक है, अब वर्ण सिस्टम बनाया तो वर्ण में जो है चार वर्ण है, तो रंग भी तो चार होने चाहिए थे। रंग चार नहीं होने चाहिए थे क्या? ठीक है, और रंग भी चार नहीं थे और वर्ण चार थे। लेकिन यदि चतुर्वर्ण व्यवस्था जो है ये यदि जातियों से बनी है चार, तो कौन सी चार जाति है भई? ये भी जो है कहीं पे मेंशन नहीं है। ना कोई रंग चार मेंशन है, ना कोई जातियां चार मेंशन है। ठीक है, तो ये कहना कि ये जो है रंग भेद को छिपाने के लिए इन्होंने जो है इस स्ट्रक्चर को बनाया, पिरामिड को बनाया, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र को, ये अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। अभी इसमें लूप होल दिख रहे हैं कि चार यदि वर्ण थे तो रंग भी तो बताइए। रंग नहीं मिल रहे हमें। ठीक है, अब हम जो है इनके बेसिक्स पे जाते हैं, आर्य जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत पे जाते हैं। ठीक है, जब यूरोपियंस कह रहे थे कि ये लोग बाहर से आए हैं, जो है ये जो है कॉकेसस से आए हैं या फिर मेडिटेरेनियन या फिर जो है टेटोनिक रेसेस है, और ये बाहर से वाइट रेसेस है, मतलब ये वाइट लोग थे, वाइट चमड़ी के लोग थे। इस बात को जब यूरोपियन कहते हैं इंडिया में आके, तो जो ये ब्राह्मण लोग हैं ये इसको बड़ा जो है आराम से इसको आराम से जो है डाइजेस्ट कर देंगे। बोले कि हाँ ऐसा था। बोले कि वो ऐसा क्यों करते आप, अब वो ऐसा क्यों कर रहे? क्योंकि यूरोपीय जाति होने के कारण वे एशियाई जातियों से अपने आप को उत्तम मानते हैं, ऐसा बाबा साहब कहते हैं, किंतु वे इसका समर्थन भी करते हैं। इसका एक विचित्र कारण ये है कि ब्राह्मण दो राष्ट्र के सिद्धांत में विश्वास रखता है। ब्राह्मण है वो दो राष्ट्र के सिद्धांत में। अब ये दो राष्ट्र हिंदू और मुस्लिम मत समझना, पहली बात तो ये। ठीक है, वह स्वयं को आर्यों का प्रतिनिधित्व मानता है, वह शेष हिंदुओं को अनार्य जातियों का वंशज। खुद को वो आर्यों का प्रतिनिधित्व मानता है ब्राह्मण, और दूसरों को, जो बाकी के जो यहाँ के लोग हैं जो आर्य नहीं है, उनको वो अनार्य जातियों का वंशज मानता है। जब वो ऐसा करता है तो उसके उत्तम होने की जो है अहंकार वो पूरा होता है, क्योंकि उसने अपने आप को प्रतिनिधित्व कर लिया। किसका किसका प्रतिनिधित्व? आर्यों का प्रतिनिधित्व कर लिया। और आर्य के बाहर आने तथा अनार्य जातियों के वंचित रहने के सिद्धांत का समर्थन इसलिए करता है क्योंकि इससे अब्राह्मणों अब्राह्मणों मतलब जो क्षत्रिय और वैश्य है, उन पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने का औचित्य सिद्ध करने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो ये भाव साहब कहते हैं कि वो इसलिए मान रहा है बाहर का आया हुआ, क्योंकि जो त्रैवणिक में भी जो नीचे के दो वर्ण हैं उन पर भी प्रभुत्व बनाए रखने के लिए उसको इस चीज का जो है वो मिलता है। क्या मिलता है? समर्थन मिलता है। ठीक है, ये बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब अभी भी इन्वेस्टिगेशन बाबा साहब का चल रहा है, अभी भी नहीं बताया उन्होंने कि वो कहाँ से आए थे और या वो कौन थे। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो एक थ्योरी को, हर एक थ्योरी को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वो कोई भी थ्योरी दे दे, मान लो उसमें लूप होल हो, तो ऐसी थ्योरी थोड़ी दे देंगे बाबा साहब। तो वो अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तब उन्होंने अब क्या है, वर्ण के अर्थ पर गए। अब वो वर्ण वर्ड पे गए, तो पाश्चात्य विद्वानों ने वर्ण अर्थ को अधिकतम ब्राह्मणों के विद्वान ने स्वीकार कर लिया। पाश्चात्य में आर्य सिद्धांत का मूल धारणा यही है, जब तक वर्ण की व्याख्या मानी जाती रहेगी आर्य सिद्धांत जीवित रहेगा।
आर्य सिद्धांत का ये अंश महत्वपूर्ण है और इसकी विस्तृत विवेचना जरूरी है। ये 3 प्रकार से हो सकती है। ये जो वर्ण है ना, वर्ड, जब तक इस वर्ण वर्ड को माना जाएगा और इसकी व्याख्या वर्ण की अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण की जाएगी, तब तक वो जो है आर्य का सिद्धांत जिंदा रहेगा। ठीक है, अब वो कैसे रहेगा, उसके लिए एग्जामिन करते हैं। यूरोपीय जाति गोरंग थी या काली लोग थी, इसको पहले देखना पड़ेगा। और भारतीय आर्य जो है वो गोरे थे कि नहीं थे, वो भी देखना पड़ेगा। और वर्ण का वास्तविक अर्थ क्या है। तो प्रोफेसर रिप्ले के थे जिन्होंने जो एंथ्रोपोलॉजी से रिसर्च करके देखा था कि आर्य लोग जो है उनका जो हेड है वो किस रेस से मिलता है, तो उन्होंने फिर से कहा है कि अब तक की खोज से हमारे इस मत की पुष्टि नहीं हुई हो कि नहीं, सॉरी, इस मत की पुष्टि हुई कि यूरोपीय केवल लंबोदर सिर वाले नहीं थे, बल्कि वो काले वर्ण वाले भी थे। उन्होंने अब कह दिया है प्रोफेसर रिप्ले ने कि वो सिर्फ गोरे नहीं थे, लंबोदर सिर वाले नहीं थे, वो काले भी थे। अब आप कहेंगे कि यूरोप में काले लोग कहाँ गए, तो अब देखो बताते। हमने दक्षिणी फ्रांस के ऐतिहासिक सॉरी, दक्षिण फ्रांस में प्रागैतिहासिक जाति को मृगों का अस्तित्व देखा है। फ्रांस में एक जगह है, वहां पे ये क्रो-मैग्नोन एक जाति है, उसका अस्तित्व है, जिनके केश काले, आंखें आकर्षक है। इतना ही नहीं, गर्फानगा में जहां उत्तरी इटली की प्राचीन लिंगुरियन जाति के वंश मिलते हैं, मानव सामान्यवत काले रंग के हैं। अतः सामान्य सिद्धांतों एवं स्थानीय विवरण में प्रकाश से यह स्पष्ट होता है कि यूरोप में पूर्ववर्ती जातियां निश्चय ही काले थी और मेडिटेरियन में न कि ये मेडिटेरियन में थी, न कि स्कैंडिनेवियन। ये मेडिटेरेनियन थे, ये स्कैंडिनेवियन नहीं थे। ठीक है, अब ये कहेगी कि अब हम वेदों की तरफ चलते हैं कि वहां पे हमें ये दिखना चाहिए ना फिर कि वहां पे काले लोगों से भी विवाह होता था आर्यों को। यदि इस बात को स्थापित करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि काले लोगों से शादी होती थी कि नहीं होती थी आर्यों की। ये बात हमें ऋग्वेद में देखनी पड़ेगी। तो इस बात के अब जो प्रमाण मिलेंगे वेदों की ओर चलने पर हमें ये मिलता है कि जो ऋग्वेद है उसमें ये कहा गया है, श्लोक नंबर है ये, आप देख सकते हैं। अश्विन ने श्वा और रुशांती से विवाह किया। श्वा काली थी और रुशांगी गोरंग थी। उसके बाद ऋग्वेद में दूसरा ये श्लोक है, उसमें कहा है कि मैं अश्विनी की स्तुति पीतांगी वंदना के उद्धार के लिए की गई है। ऋग्वेद में एक आर्य ने गेहूं रंग के गुणी पुत्र के लिए देवताओं की आराधना की, गेहुए रंग के गुणी पुत्र के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे काले रंग से शादी हुई है। ठीक है, यहाँ पितांगी वंदना, पीले पीले रंग मतलब जो गेहुआ रंग है उसके लिए भी यहाँ तो यह रंग भेद नहीं दिख रहा है। ठीक है, वो रंग भेद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उस दशरथ के जो पुत्र थे और यदुवंश के जो कृष्ण थे वो भी काले थे। ये भी हमने देखा है कि ये वेदों में लिखा है। तो वहां पे हमें कहीं भी जो है आप देखेंगे तो रंग भेद नहीं दिखेगा। ठीक है, हाँ, एक बात जरूर लिखा है कि जो है ऋग्वेद में कि जो 10 दशायु थे वो काले थे, काले रंग के थे। ठीक है, लेकिन उस रंग भेद को आगे नहीं बढ़ाया उन्होंने, उसको बस वहीं छोड़ दिया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो है जातियां मिल रही है मेडिटेरेनियन में, जो कि काले रंग की थी, जो कि काले थे, जिनके बाल भी काले थे, ऐसी जातियां भी मिल रही है। समझ रहे हो। अब हम आते हैं वर्ण शब्द के पीछे। तो वर्ण, ऋग्वेद में वर्ण का यूज 22 बार हुआ है। उसके जो है बहुत से मतलब है, अग्नि है, उषा है, बहुत से मतलब है। तो हमने ऋग्वेद में बहुत ढूंढा कि वर्ण का मतलब क्या है, लेकिन हमें कहीं से मिला नहीं। और दासों के लिए भी वर्ण का उपयोग किया गया है। क्या इसका अर्थ ये ले ले हम कि दास सांवले रंग के थे अथवा उनका एक अलग वर्ग था। ऋग्वेद में दासों के लिए भी वर्ण का जो है वर्ण शब्द का यूज किया है। ठीक है, अब इससे कहीं हमें पता नहीं लग रहा है कि जो है आर्य कौन थे अभी तक है। लेकिन एक चीज हमें दिख गई कि आर्य जो है वो एक सिर्फ वाइट रेस वाले लोग तो नहीं थे। क्योंकि यहाँ पे देखो वो रंग भेद में जो है रंग भेद में जो है हम देख रहे हैं उनकी कोशिश करते हैं। वो काले लोग की काले लड़की से भी शादी कर रहे हैं, गेहुए रंग का जो है गुणी पुत्र के लिए जो है मांग रहे हैं।
और जो है वो रंग-भेद भी नहीं कर रहे एक बार, लेकिन एक बार उन्होंने जो है दासों को काला रंग का कहा है। उसके बाद उसको उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया, उसको वहीं छोड़ दिया है। लेकिन दासों के ऊपर कॉन्कर होना भी नहीं दिखाया उन्होंने, ठीक है? तो अभी तक हम कहीं पहुँच नहीं पाए। ऋग्वेद हमने पूरा पढ़ लिया, ऋग्वेद में कहीं भी जो इस हमने पढ़ा है उससे स्पष्ट कहीं नहीं निकल रहा है कि भाई यहाँ रंग-भेद हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। यहाँ पे काले रंग से शादी भी हो रही है और दासों को काला भी कहा जा रहा है। दासों को जो है ये बोला जा रहा है कि वो जो है आर्यन भी बने और उनको फिर आर्यन से दोबारा दास भी बनाया जा रहा है। ठीक है? तो ऐसा कहीं भी नहीं मिल रहा है। अब ऋग्वेद में कहीं भी जो है हमें नहीं मिल रहा है, तो अब हम दूसरे साहित्यों में देखते हैं। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ईरानी साहित्य में वर्ण शब्द को ढूंढा। जेंडा अवस्था में वर्ण जेंडा ईरान में ही ईरान का लिटरेचर है, उसमें जेंडा अवस्था एक उनका जो है लिटरेचर में उन्होंने वर्ण शब्द का जो है अर्थ देखा, उसका मतलब है वर्णा और व्रेणा। इसका अर्थ होता है इस वर्णा और व्रेणा का वर्ण का जब उन्होंने देखा लिटरेचर में, ईरान लिटरेचर, तो उन्होंने दो चीज पाई, वर्णा और व्रेणा। और वर्णा और व्रेणा का मतलब ये होता है कि धर्म, मत, विश्वास की आस्था। विश्वास और मत, मतलब इस शब्द का अर्थ होता है मत, धर्म, विश्वास या आस्था। ठीक है? और वर्ण और प्रेरणा शब्द का उपयोग गाथाओं में, हमारी जो गाथा उसमें 6 बार हुआ है। ठीक है? अब ईरानी साहित्य, ईरानी लिटरेचर में हमें इसके जो है प्रमाण मिले। ठीक है? तो ये इससे बाबा साहब ने निष्कर्ष निकाला कि जो जेंडा अवस्था में ये प्रमाण मिले हैं हमें, इससे इस मत की पुष्टि होती है कि प्राचीन काल में एक विशेष धर्म, अहूलियन धर्म को मानने वाली एक जाति थी। उसका रंग और आकृति से कोई संबंध नहीं था, वो उसमें काले भी थे, उसमें गोरे भी थे, उसमें गेहुए भी थे। और वही और वही लोग जो है अपने आप को जो है आ, वर्ण में वर्ण शब्द से वर्ण को वही लोग अपने आप को वर्ण के इर्द गिर्द घुमाते थे। वर्ण मतलब वही धर्म के इर्द गिर्द घुमाते थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि ये एक जाति थी जो कि प्राचीन काल में एक धर्म अहूलियन को मानती थी, और इसका कोई आकृति से, मतलब इसका कोई आकृति और कोई किसी चमड़ी के रंग से कि काले गोरे से कोई मतलब नहीं था। ये एक विशेष धर्म को मानने वाली कम्युनिटी थी। Basically, it is no race, it is a community which perform a rituals and which perform a dharma which is Ahulyan at that time. ठीक है? तो बाबा साहब यहाँ पे निष्कर्ष पे ये निकले हैं। इसीलिए हमें जो है ऋग्वेद में कहीं भी हमें ये नहीं मिल रहा है कि वो जो है क्या कहते हैं अपना, हाँ, रंग भेद रंग भेद के प्रमाण नहीं मिल रहे। हालांकि एक बार उन्होंने यूज किया है कि दास और दस्यु काले रंग के हैं, लेकिन दास और दस्यु को आर्यन में कन्वर्ट होते हुए भी देखा और फिर उनसे निकलते हुए भी देखा, और फिर हमने देखा कि कैसे वो जो है उसमें काले रंग की लड़की से भी शादी करते हैं, और गेरुए रंग का जो गेहुए रंग का जो है, गेहुए रंग का मैं बता दूं व्हाइट नहीं होता है, इट्स गेहुआ रंग इज अ डिफरेंट रंग विच इज अ मिक्सचर ऑफ द व्हाइट एंड द ब्लैक। ठीक है? वो उस ऋग्वेद में उस रंग का लड़का भी मांग रहे। ठीक है? और जो राम और कृष्ण की परिभाषा है उसमें उन्होंने उनको काला भी कहा है। मतलब राम भी सांवले ही थे ना, श्याम लोग ही थे ना, तो इसके लिए जो है रंग भेद तो नहीं था। लेकिन अब हम देखते हैं कि भारत में अहूलियन धर्म नहीं है, बट जो धर्म है वो रिचुअल करता है, और ये धर्म भी रिचुअल करता था। अब ये बात कितनी सही है, या आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखो, क्या जो धर्म वो परफॉर्म करते हैं क्या वो धर्म जो आज ये परफॉर्म करते हैं सनातन में, वो रिचुअल से भरा हुआ नहीं है? वो रिचुअल से भरा हुआ है। क्या वो उसमें रंग भेद होता है? क्या जाति जाति रंग भेद पे आधारित है? रंग भेद पे आधारित नहीं है जाति। जाति में आप देखोगे तो काला भी ब्राह्मण मिलेगा, काला भी आपको जो है वैश्य मिलेगा, गोरा भी ब्राह्मण मिलेगा, लेकिन वो रंग भेद नहीं करते, वो जाति परफॉर्म करते हैं। समझ रहे हो? दे परफॉर्म दे प्रैक्टिस द caste, दे डोंट प्रैक्टिस द रेशियल डिफरेंशिएशन। आज भी जाति प्रैक्टिस की जाती है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आज भी प्रैक्टिस नहीं होता है।
आप काले हो, पंडित हो, लेकिन पंडित आपका साथ देगा। तो रंग भेद तो नहीं था। अब आप अपने अंदर कौन सी थ्योरी को ज्यादा लेके कंफर्म हो, वो बिल्कुल आपका मत है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने ये लिखा है कि जो है हूलियन धर्म से थे वो। और बाबा साहब अम्बेडकर ने एक और बात मानी है कि वर्ण व्यवस्था जो है वो अ, जो जो रेशियल ये रेशियल डिफरेंशिएशन या फिर रंग भेद के आधार पर तो थी, थोड़ी बहुत ही थी, लेकिन थी। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने मानी है। और दो चीज मानी है कि एक अहुलियन धर्म की जाति थी जो कि रंग भेद में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन साथ में ये भी माना है कि जो वो धर्म था, जो सॉरी जो ये वर्ण था, वर्ण सिस्टम में रेशियल डिफरेंशिएशन था उस वक्त। अब तो मतलब इतना मिक्सिंग हो गया है, तो कांट से ये अब है कि नहीं है, बट उस वक्त था। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4। और अब हम इसी देखिए जो निष्कर्ष उस पर हम ये पहुंचे कि वेदों में आर्य जाति के संबंध में कुछ नहीं लिखा है। जाति के संबंध में कुछ नहीं लिखा है, ना दस्यु, ना दास, ना आर्यन। रेस नहीं बताया अपने आप को। वेदों में कोई ऐसा प्रसंग और उल्लेख नहीं है जिसमें सिद्ध होता है कि आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया और मूल निवासी को विजय कर लिया। ऐसा भी कुछ नहीं है। मतलब एक रिलीजियस वॉर, एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट जरूर है। ठीक है, आर्य और दास दस्यु जातियों के अलगाव को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य वेदों में उपलब्ध नहीं है। ठीक है। अ, अलगाव अलगाव मतलब ये अलगाव इज द काइंड ऑफ कि आप जो है एक मत तो नहीं है, एक मत भी हुए हैं। हमें दिखाया कि वो जो है तीनों मिलकर भी एक कॉमन एनिमी से लड़े हैं। और तीनों में जो है छोटे छोटे थोड़े झगड़े भी हुए। और जो है इन दो आर्यंस और इनके बीच में जो है एक रिलीजियस डिफरेंशिएशन था। तो वेदों में इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि आर्य दासों दस्यु से भिन्न रंग के थे। तो रेशियल डिफरेंशिएशन वेदों में नहीं मिलता है हमें। ठीक है। लेकिन लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर मानते हैं कि ये रेशियल डिफरेंशिएशन वर्ण में था। वो कैसे था, उस चीज का उन्होंने इतना सही लिखा है कि दे समहाउ दे समहाउ बिलीव देयर इज अ रेशियल डिफरेंस इन वर्ण सिस्टम। लेकिन उसके बाद वो नहीं रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि पहले रेशियल रहा हो, उसके बाद जो उस व्यवस्था में बिलीव करता हो, चाहे वो काले रंग का हो, तो उसको उन्होंने अपना लिया हो। उसको उन्होंने अपना लिया हो क्योंकि वो उस आइडियोलॉजी में बिलीव कर रहा है, तो उनको रंग से थोड़ी मतलब था, उनको आइडियोलॉजी में मतलब था। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। बट दोनों मत है बाबा साहब अम्बेडकर के कि जो है ये एक अहूलियन धर्म के थे, जो वहां से जो है झंडा अवस्था ईरानी के यहाँ पे जो है उससे परफॉर्म एक सेक्शन था, ग्रुप ऑफ पीपल कम्युनिटी थी। और दूसरा ये रंग भेद को प्रैक्टिस नहीं करते थे एक बड़े स्तर पर, लेकिन जो है शुरुआत में रंग भेद का जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि शुरुआत में वर्ण व्यवस्था में रंग भेद था। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी बुक में लिखा है। अभी हम आगे बढ़ेंगे कि आर्य आर्य के विरुद्ध पांचवा पढ़ेंगे आगे हम कल। तो आज की हम अपनी ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा आपको नमस्कार।